अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। खान साहब के दावे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उन दावों पर जब अमल दरामद की बात आती है तो कहीं वो अमल दरामद इसलिए नहीं हो पाता कि और जो कानूनी रुकावटें हैं वो खड़ी हो जाती हैं, और कहीं मामलात जो हैं वो पार्लिमानी अमूर की नज़र हो जाते हैं। तो गुज़श्ता एक साल के अंदर इमरान खान साहब ने अपने ऊपर होने वाली सियासी हमले कह लें, सियासी प्रेशर कह लें, या अपोजिशन ने जितने भी इकदाम किए उसको काउंटर करने के लिए खान साहब ने जो कुछ भी किया उसमें खान साहब को कामयाबी नहीं हुई। भले वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तब भी ऐसा ही था जब वज़ीर आज़म की कुर्सी से गए, और आज की डेट तक, आज 20 दिसंबर तक जो कुछ उन्होंने इन रिस्पॉन्स ये किया या काउंटर करने के लिए किया हुकूमत वक्त को या अपनी अपोजिशन को, तो वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। और उसके बाद भी खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। तो उसकी क्या वजह है, हम इस पर भी बात करेंगे। और खान साहब कामयाब क्यों नहीं होते? क्या ये खान साहब का अपना प्लान होता है, या अपोजिशन खान साहब की और हुकूमत आज की जो है वो इतना पॉलिटिकली स्ट्रांग होकर उसको काउंटर करती है, खान साहब नाकाम हो जाते हैं? लेकिन जब हम बात करते हैं कि मौजूदा हुकूमत पॉलिटिकली इतनी स्ट्रांग है तो वो नज़र नहीं आता, क्योंकि उनके पास तो खान साहब का जो नैरेटिव था उसको काउंटर करने के लिए भी एक नैरेटिव बिल्ड करने की जो असाइनमेंट थी वो भी पूरी नहीं कर सके। तो इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि खान साहब ने कहा कि मैं 23 दिसंबर को, जुम्मे को, दोनों असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर दूंगा। और ये सबको पता था कि खान साहब ने कहा है कि जुम्मे तक का वक्त है, तो पंजाब के अंदर ऑफ कोर्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है वो जमा हो सकती है। और जब खान साहब से कल कुछ एंकर्स ने ये सवाल पूछा इस कॉन्टेक्स्ट में, तो उन्होंने कहा कि मैं एक हफ्ते का वक्त इसलिए दिया है कि इनको अकल आ जाए। अकल किस लिए आए, ये काउंटर सवाल किसी ने नहीं पूछा। तो हम इस पर हम बात करें। पंजाब की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, और पंजाब से हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले नदीम कुरैशी साहब, सर क्या सूरत हाल है? आप पंजाब असम्बली, अगर खान साहब बड़े संजीदा थे उसको डिसॉल्व करने के हवाले से, उससे निकलने के हवाले से, तो वो तो आधे घंटे का काम था। अनाउंसमेंट भी की लिबर्टी में, एक बड़ा उन्होंने कहा कि जलसा मैं करूंगा और उसके बाद डेट बताऊंगा, फिर एक हफ्ते का वक्त दे दिया। उसका फायदा तो उन्होंने उठा लिया सर, आपकी अपोजिशन ने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान साहब, जिस बात पर इमरान खान साहब आज से 4 माह पहले कन्विंस थे, आज भी बात वही है। बल्कि आज खान साहब की वो बातें जो उन्होंने आज से 4 माह पहले की थी वो सही साबित हो रही हैं। मौजूदा हुकूमत ने मुआशी तौर पर इस मुल्क को जहां पहुंचा दिया, आपने वो हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना के सफीर की बात सुनी होगी, जिसने उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह है। और आज जहां हालात हैं, अभी मैं टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतें बढ़ती हुई। कुरैशी साहब, इकोनॉमी पे सवाल नहीं पूछा मैंने सर। इकोनॉमी पे सर राना साहब हैं, वो उनके स्टैट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरा सवाल स्पेसिफिकली पंजाब असम्बली पे है कि मैं आपको मेंबर प्रोविंशियल असम्बली कहूँ कि साबिक मेंबर प्रोविंशियल असम्बली कहूँ, एक तो ये क्लियर कर दीजिए। दूसरा, खान साहब अगर चाहते थे कि असम्बलियों से निकल जाएं तो भाई वो निकल सकते थे। आपने जानबूझ के उनको वक्त दिया ताकि पार्लिमानी कवानीन आड़े आए और मजीद वक्त मिल जाए, ये बात तो सबको पता है। तो खान साहब क्या पॉलिटिकल माइलेज गेन कर रहे थे? जो नारा लगाया उस पर अमल दरामद के लिए तो उनके इकदाम वाजे नजर नहीं आ रहे सर। आप जर्नलिस्ट है ना जी, आपको मैं तो आप पर पाबंदी नहीं लगा सकता। मैं तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हूं, मैं आपकी जुबान बंदी कर दूं, आपको कोई सजा दूं, लफ्जों के इस्तेमाल पर आप आजाद है जो कुछ कहने में। लेकिन खान साहब बिल्कुल ये चाहते हैं, आज भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात अनाउंस हो जाए बगैर किसी एजिटेशन के, हो जाए बगैर की आप स्ट्रीट एजिटेशन के हो जाए। पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है, अदनान साहब, जितने बुरे हालात 8 माह में गवर्नमेंट के, इस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लोगों के किए हैं। आपने कहा ना मईशत पे सवाल ना करें, भाई भूख होगी तो मुल्क होगा, भूख होगी तो मुल्क कैसे चलेगा? सर वी विल टॉक ऑन इकोनॉमी एज वेल सर, अभी तो पंजाब असेंबली पे बात हो रही है ना। नहीं, these all are joint ventures। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी के बगैर किसी मुल्क को चला ले। इकोनॉमी के बगैर तो घर नहीं चलता भाई। आपको किसने कह दिया कि इकोनॉमी के बगैर तो आपका चैनल नहीं चलेगा, मेरी गाड़ी जिंदगी नहीं चलेगी। लाहौर में आज इस वक्त इसलिए हैं कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को काउंटर कर सकें, बल्कि जबकि आपको होना चाहिए था असेंबली डिसॉल्व करने में और अपना इस्तीफा पेश करने के हवाले से। तो ये जो एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल डेवलप हुई है वो क्यों हुई है सर? ये अजीबोगरीब सी सूरत हाल डेवलप की है इंपोर्टेड गवर्नमेंट के उन फैसलों ने, जो उन्होंने कल रात को जाकर नो कॉन्फिडेंस बिल पेश किया। असेंबलियां डिसॉल्व होनी है, असेंबलियों ने खत्म होना है। मैं आज किसी नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ वोट के लिए नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम पार्टी, बाशमूल चौधरी परवेज इलाही साहब, इस बात पर कायल हैं
कि इमरान खान साहब ने जो डिसीजन किया वो बिल्कुल ठीक है। अगर मौजूदा हुकूमत इतनी अवाम दोस्त थी तो ये नो कॉन्फिडेंस ना देते। इनको क्या जरूरत है असेंबलियों को बचाने की? भाई गवर्नमेंट पंजाब में हमारी खत्म हो रही है, ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इन्हें किसने कहा आप इन असेंबलियों को बचाएं? अगर असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को केपी में और पंजाब में पाकिस्तान की अवाम ने ये राइट दिया है, ये पावर दी है, ये अथॉरिटी दी है कि हम यहाँ गवर्नमेंट में हैं, और 18th अमेंडमेंट के बाद जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है ही हैज अथॉरिटी कि वो गवर्नर को ये लिख सकता है कि असेंबली डिसॉल्व कर दे, और गवर्नर 48 घंटे में इलीगल काम उनकी नहीं उस किया ना समरी सर, पर साइन इन्होंने भी करने तो का कोई पाबंद है। इलीगल काम नहीं कर दिया ना कुरैशी साहब, ये इनका राइट है, ये भी तो मैं इलीगल इसलिए नहीं कहूंगा कि ये इलीगल से बड़ा इमोरल है। भाई जब आप पॉलिटिकल वर्कर होकर मौजूदा असेंबलीज को 4.5 साल हो गए हैं, 6 बार रहते हैं, आप इंतखाब से भागेंगे तो कौन क्या समझेगी कि आप 13 लोग मिलकर, 13 जमातें मिलकर भी वेरी पाकिस्तान राइट। की राना अवाम साहब, को नहीं कर सके। आप तो कह रहे थे कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने, मरियम साहिबा ने और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि डिसॉल्व करना चाहते हैं कर दें, हमें इलेक्शन करवा देंगे, अगर वो डिसॉल्व की तरफ जा रहे थे तो आपको क्या जरूरत थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन देने की? सर देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं समझ रहा था कि नदीम कुरैशी साहब शुक्रिया अदा करेंगे कि इनकी जो एमपीए की सीट है वो कुछ और महीनों के लिए बच गई है, और अंदर से ये खुशियां मना रहे हैं। नहीं, वो हंस भी रहे हैं, उनकी हंसी बता रही है कि थैंक यू। नहीं, वरना देखें, अभी इनको बड़ी मुश्किल से 4 साल बाद इनको फंड मिले थे कि ये डेवलपमेंट कराएं, अपने हल्के में कोसते रहे, ख्वाहिशमंद थे कि कोई पैसे मिले। फाइनली जब मिल गए तो इमरान खान साहब ने जो है वो पानी फेर दिया इनकी उम्मीदों के ऊपर, तो जिसको हमने बचा लिया। अब आपने कहा हम तो ये कहते थे लेकिन किया ये, देखें हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, और बिल्कुल अगर ये अमल इसका अगर नतीजा यही हुआ कि इलेक्शन होने तो हम वेलकम करेंगे। लेकिन इशू बड़ा क्लियर है, हमारी पार्टी का स्टांस इस पर क्लियर है। देखें, हम समझते हैं कि असेंबलियाँ डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, हम समझते हैं कि मुल्क की इकॉनमी अभी इजाज़त नहीं देती कि इलेक्शंस हों, और हम ये समझते हैं कि अगर हम ये जो एक आईनी अमल है नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर हम उसको इस्तेमाल ना करते तो फिर हम भी इसका हिस्सा होते, इस अमल का, मुल्क में इंस्टेबिलिटी फैलाने का, और अगर ये खुली हम चिट दे देते तो हमने अपना एक आईनी रास्ता इस्तेमाल किया कि जो हमारे पास आईन इजाज़त देता है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डिमांड करें, और अगर इससे इसका नतीजा एंड में यही निकलता है कि ये फेल हो जाता है और नहीं होता और इलेक्शंस की तरफ जाएगा तो फी सबील अल्लाह। लेकिन अगर हम इसमें कामयाब हो गए कि गवर्नमेंट हम अपनी बना लें, या जो अभी जिस तरह मामला अनफोल्ड करते हैं, तो वो एक सोल्यूशन वो जो है वो हम समझते हैं कि ये बेहतर होगा इलेक्शन से। तो एक तो ये तय होगी बात। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, यू बिलोंग फ्रॉम फैसलाबाद एज वेल, आपकी सारी जो ख़ानदानी पॉलिटिक्स है उसमें पंजाब का एक बड़ा असर अमल दरामद रहा है। सर, ये जो आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात गवर्नर साहब ने की, ऑफ कोर्स नून लीग इज ऑन बोर्ड, नून लीग के कहने पे सब हुआ है, तो क्या आप इसको काउंटर कर पाएंगे? परवेज इलाही साहब हो सकता है पूरे 186 से ऊपर नंबर ले लें, और उनके पास हैं 180 पीटीआई के, 10 काफ लीग के, तो ऑलरेडी उनके पास नंबर्स हैं। सर देखें, अगर ये काउंटर कर जाएंगे परवेज इलाही साहब तो फिर ठीक है, फिर डिसॉल्व हो जाएगी असेंबली और इलेक्शन हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है, उसकी वजह ये है, वजह नंबर 1, देखें, एक तो परवेज इलाही साहब खुद कह चुके हैं कि 90% जो हैं इनके अपने चीफ मिनिस्टर हैं ना, अभी नदीम कुरैशी साहब के आज वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अपने अल्फाज हैं कि 90% लोग इसके हामी नहीं हैं कि असेंबलियाँ तहलील की जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपस में इनके जो इख्तलाफात चल रहे हैं वो सारे मामला, तो मैं समझता हूँ कि ये खुद भी सारे चाहते हैं, और जो इसलिए मैंने स्टार्ट भी प्रोग्राम का इसीलिए लिया कि नदीम साहब खुद भी अंदर से खुश होंगे कि यार ये हम अभी फाइनली हमें ये फंड आए थे तो ये मामलात आगे चलेंगे। तो मैं समझता हूँ अभी गेम बाकी है, ये कोई पंजाब असेंबली जो है वो तहलील होने नहीं जा रही। नज़ीर लगारी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। लगारी साहब बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, पंजाब की सियासत में जरदारी साहब बड़े मुतहर्रिक हैं, तो क्या जरदारी साहब का पंजाब में मुतहर्रिक होना परवेज इलाही साहब को या इमरान खान साहब की जो हुकूमत है सर वाया परवेज इलाही, वो ख़त्म कर पाएगा सर कि नहीं? देखें, ये तो एक $1 मिलियन सवाल है, और कल ही पता चलेगा कि सूरत हाल क्या होती है। इसे इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही का इत्तेहाद टूट चुका है, और अमलान उनके दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं है। और इमरान खान ने जितना साबिक मोहसिनीन के साथ किया है वो इन आखिरी मोहसिन के साथ भी यही किया है। इनकी जो मौजूदा पोजीशन है वो इस वजह से है कि पंजाब में चौधरी परवेज इलाही की गवर्नमेंट बन गई थी, और उस सहूलतकारी की वजह से जो है ये अपने पैरों पर खड़े हो गए थे, वरना सियासत में अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं थे। अभी जो राना साहब से आप बात कर रहे थे वो सामने की बात है।
मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क तो इमरान खान ने किया था ना, तबाही तो वो लाए थे। और ये कि जो IMF से मुआहदे की शराइत तय करने के बाद उन शराइत को सबूताज किसने किया था, कैसे किया था कि जनाब वो जो डिमांड्स थी कि इस शरह से जो है आप पेट्रोल की कीमतें और जो है वो तेल की कीमतें बढ़ाएंगे, और उनने उनको जाम करके रख दिया और फिर ये छोड़ दिया कि जो आएंगे वो भुगतेंगे, और इन्होंने भुगता है। सर वेरी राइट लगारी साहब, दिस इज अ वेरी टेक्निकल पॉइंट सर, दिस इज अ वेरी टेक्निकल पॉइंट। पाकिस्तान का 80% वोटर, जहां से राना साहब बिलोंग करते हैं, जहां से कुरैशी साहब बिलोंग करते हैं, जिस इलाके से आप बिलोंग करते हैं, वो ये टेक्निकल पॉइंट नहीं समझेगा सर। वो ये बोलेगा कि जब खान था तब ये सूरत हाल थी, आज ये PDM है, ये सूरत हाल है, मैं इस पे वोट दूंगा सर। इसको तो आप भी डिनाई नहीं करते ना सर। ये टेक्निकल पॉइंट किस किस को समझाएंगे जाके? यार नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये अगर अपना मौक़िफ़ लेकर जाएंगे तो लोग समझेंगे। लोगों ने बर्बादी को देख लिया था इमरान खान के दौर में, लोगों ने तबाही को देख लिया था इमरान खान के दौर में, लोगों ने ये देख लिया था कि हमारे मुल्क पर एक याह्या खान से बदतरीन हुक्मरान मुसल्लत हो गया। ये लोग जानते थे कि सिलेक्टेड को लाया गया। अब वो खुद कह रहे हैं कि सिलेक्टेड था, वो खुद कह रहे हैं कि किस तरह से उनको लाया गया, सहूलतकारी की गई, और वो चौधरी परवेज़ इलाही उनको याद दिला रहे हैं कि भाई तुम्हारे मोहसिन हैं, क्या मोहसिनों के गले पड़ रहे हो। ये सारी बातें लोगों के इल्म में है, लोगों के इल्म में है कि इलेक्शन चोरी हुआ था, लोगों को इल्म है कि आरटीएस मशीनें बाहर की थी, लोगों को इल्म है कि हमने ये वोट इनको नहीं दिया था। ये नहीं है कि आप अवाम को जाहिल मुतलक न समझें। मैं अवाम के बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ, अवाम जाहिल मुतलक नहीं होते। ये जो मिडिल क्लास की उभरती हुई बेफिक्री जो एक नस्ल है, वो जो इनके साथ चल रही है, वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है मईशत से, मुआशी मसाइल से। वो एक ऐसे इमर्जिंग मिडिल क्लास के खाते पीते घरों के नौजवान है जिनको पता नहीं है कि रोटी कहाँ से आ रही है। और मैं इल्जाम नहीं लगाता हूं सर, ब्रेक पे जाना है, लगारी साहब एक कमेंट कर दे सर। आपने जो तस्वीर कशी की सर, उसमें तो सब बहुत अच्छा लग रहा है जो आप बता रहे हैं सर, लेकिन मैं अगर इस एक साल में होने वाले बाय इलेक्शन की बात करता हूं तो इमरान खान साहब जीतते गए सर, क्लीन स्वीप करते रहे तकरीबन। जो हाल हमारा किया टेस्ट क्रिकेट में, वही हाल इमरान खान साहब ने PDM का किया सर। तो मैं कैसे कहूं, आप जो बातें कर रहे हैं वो तो कुछ और बता रही हैं सर, लोग तो खड़े हैं खान के साथ। टेस्ट क्रिकेट इस हफ्ते का या इस महीने का वाकया है, लेकिन इमरान खान का वाकया जो है वो किस्सा चलते चलते 26 नवंबर को, बल्कि उससे पहले जिस तारीख को इनने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, मैंने अर्ज़ किया था कि वो बंद गली में चले गए हैं और वो बंद गली से अभी तक नहीं निकले हैं। मैं आपके साथ मैं बिल्कुल ये बैट करने को तैयार हूँ आपके साथ, हालांकि मैं बहुत बुरा समझता हूँ बैटिंग को, लेकिन मैं आपके साथ ये शर्त लगाने को तैयार हूँ कि आज फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन हो जाए। ये लोग डरे हुए हैं, इमरान खान कहीं नज़र भी नहीं आएंगे। वो इलेक्शन के बड़े फरीक नहीं हैं, उनको बड़े फरीक बनाया गया है और बहुत हवा फूंकी गई है। वो जो बड़े साइको वारफेयर के माहिर हैं, वो इनके कंधों पर बैठे हुए हैं, इनके दाएं बाएं बैठे हुए हैं। वो इनको नई चालें जो हैं वो बताते रहें। अब सारी चालें पिट चुकी हैं, अब इमरान खान एक किस्सा पारीना बन चुके हैं इस मुल्क के। सर इस पे नो कमेंट। कुरैशी साहब इसको रिस्पॉन्ड करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक ले लूं ताकि कुरैशी साहब डिटेल में इसको रिस्पॉन्ड कर सके। वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम कुरैशी साहब, ये तो बड़ा मुश्किल होता है एक अवामी नुमाइंदे के लिए और मुल्तान का हो कि लगारी साहब को रिस्पॉन्ड करे, लेकिन वो करना पड़ेगा। जो बातें लगारी साहब ने की और वो करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो ये तो बाय तो आप सारे जीत गए, बट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि आप जीत सकें। अब लगारी साहब हंस रहे हैं इस बात पर, क्योंकि लगारी साहब को पता है कि मुल्तान की सारी सड़कें जो हैं वो लगारियों के रास्ते से होती हुई गुजर के जाती हैं। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए कुरैशी साहब लगारियों से गुजरना पड़ता है। लगारी साहब मेरे बड़े मेहरबान, शफीक और बुजुर्ग दोस्त हैं। अच्छा, चूंकि मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं वो जो एहतराम है उसको मलूज़ खातिर रखते हुए अर्ज करूंगा। वो किसी शायर ने कहा था कि दर्द हो या दर्द का एहसास हो, कुछ ना कुछ तो आदमी के पास हो। लेकिन मैंने अपने इस बदतरीन दौर पे अपने दानिशवर को, अपने कलमकार को, अपने सहाफी को जितना तासुब इमरान खान से करते देखा, उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती।
ये वो तमाम लोग हैं, मैंने लगारी साहब के साथ तो 3.5 साल में कुछ 300 प्रोग्राम किए होंगे, जहां लगारी साहब इमरान खान पर सिर्फ एक नुक्ते पर तनकीद किया करते थे कि गरीब के मुंह से नवाला छीन लिया गया, महंगाई कर दी गई, लोगों को भूखा मार दिया गया, पाकिस्तान में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल गया। आज वही लगारी साहब पीडीएम की इस हुकूमत की 77 रुकनी काबीना को सपोर्ट कर रहे हैं। इस 77 रुकनी काबीना के उन माहिरे इकोनॉमीज को जो कहा करते थे कि हम पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालेंगे, लगारी साहब शहबाज शरीफ की उस स्टेटमेंट को भी एनआरओ दे रहे हैं। तो शहबाज शरीफ ने कहा था अगर 100 दिन में मैं इस डूबती मईशत को ठीक नहीं करूंगा, मेरा नाम शहबाज न्याजी रख दिया जाए। लगारी साहब मौलाना फजलुर रहमान के उस कॉल ऑफ फेल को भी बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा था ये जाली असेंबलीज हैं, ये आरओ के नतीजे में बनी इन असेंबलियों में बैठना गुनाह है। अब 2 वजारतें लेके मौलाना साहब मौज कर रहे हैं, और एक साहब थे बिलावल जरदारी साहब, वो लगारी साहब के मौजूदा शहर से मेरे मौजूदा शहर मुल्तान एक काफिला लेकर आए थे महंगाई के खिलाफ। आजकल वो न्यूयॉर्क की यात्रा पे है, 8 महीने में उनका ये 800वां विजिट है। तो मुझे तकलीफ और अफसोस ये होता है कि ये फरमा रहे हैं कि ये सब कुछ इमरान खान ने कहा किया, और इमरान खान इस पूरी गेम प्लान का हिस्सा नहीं है। आपकी बात मैंने देखा नहीं, आपको पूरा टाइम दिया कि आप पूरा रिस्पॉन्ड कर सकें। लगारी साहब ने कहा कि रिस्पॉन्सिबल खान साहब है। देखिए, आप भी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत उतना तो समझते हैं जितना मैं समझता हूं, राना साहब तो एक्सपर्ट हैं इस बात के। IMF प्रोग्राम जो डिले हुआ, जिसकी वजह से ये माशी सूरत हाल है, वो खान साहब ने खुद किया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले। ये बात खान साहब भी मानते हैं, ये बात असद उमर मानता है, ये पूरा पाकिस्तान मानता है। IMF कितनी दफा कह चुका है कि आप प्रोग्राम से खुद निकले थे। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे जो 12 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल है उसका रुकन असेंबली हूं, और लगारी साहब के और आपके और मेरा इलाका एक है साउथ पंजाब। जब पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, 80 बिलियन का ओवरड्राफ्ट था। यहाँ कई डिपार्टमेंट्स को सैलरी देने के पैसे जो चार्जशीट दी रिस्पॉन्ड करते हुए लगारी साहब को, उसका एक जवाब तो दे देना सर। वो आपकी सारी चार्जशीट दुरुस्त होगी अगर आप कह दें कि अदनान हैदर तुम गलत बयानी कर रहे हो, इमरान खान IMF प्रोग्राम से नहीं निकला था, क्योंकि लगारी साहब ने भी यही क्लेम किया है और ये दुरुस्त बात है। मैं एक चीज अर्ज कर दूं सर, किसी शख्स के किसी अमल में अगर कोई स्ट्रेटेजिकली कोई गलती हो जाए और उसको एस्टिमेट करने में उससे एरर हो जाए, तो क्राइम में और एरर में बड़ा फर्क है। ओ भाई, चलो एरर ही मान लो ना सर आप एरर ही मान लें इस बात को। लेकिन आप ये मत कहें कि इमरान खान जिम्मेदार है। इमरान खान के दौर में भाई 150 रुपए का पेट्रोल था। इमरान खान के दौर में मैं ये नहीं कह रहा। आप ये बताइए कि नो कॉन्फिडेंस से पहले प्रोग्राम से निकले थे खान साहब या नहीं निकले थे? मैं तो आपको एक चीज अर्ज कर दूं, खान साहब का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान को जब तक मुआशी तौर पे अपने कदमों पर खड़ा नहीं किया जाएगा। सर, मैं उसके आफ्टर इफेक्ट पूछ ही नहीं रहा। खान साहब प्रोग्राम से निकले या ना निकले, मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता रहा हूं। खान साहब ने बड़े गुड फेथ में डिसीजन किया, लेकिन उससे पहले क्या हालात थे? बिल्कुल सर, आपने डिसीजन किया था राणा साहब, दैट वाज अ गुड फेथ डिसीजन कि वो IMF से निकले। रुपए का मार का पाकिस्तान डेली दिया करता था। ले बस, ठीक है सर, गॉट द पॉइंट। IMF के पास मेरा IMF को इमरान खान ने मुतारिफ नहीं करवाया था। नहीं, इसमें बड़ा सिंपल सी बात है। इनका ये प्रोपोगेंडा है कि इस 8 माह के अंदर PMLN ने तबाही मचा दी और पहले मईशत बहुत अच्छी जा रही थी। तो देखें, हमें इसके लिए मईशत को थोड़ा सा समझना होगा। 4 साल में इन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा कर्जे लिए, इस सबसे ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट्स किए। इस मुल्क के अंदर जो रिफॉर्म्स लानी थी वो कोई रिफॉर्म्स नहीं आई। पावर सेक्टर का जो खसारा था वो 1100 अरब से 2500 अरब पे चला गया। तो आप आज भी आप उधार लेके आप जो है वो बिजली महंगी ना करें, आप उधार लेके पेट्रोल महंगा ना करें, मुल्क को खोखला कर दें और फिर कहें कि हमारे वक्त में तो हालात बड़े बेहतर थे। ये दुरुस्त नहीं है। आज क्या हमें शौक था कि हम बिजली के रेट महंगे करें? हमें शौक था, हमें कोई खुशी मिली, हमें वोटर ने क्या कहते हैं? कुरैश साहब कह रहे हैं कि दैट डिसीजन वाज फॉर द गुड फेथ ऑफ इकोनॉमी। IMF प्रोग्राम से निकल जाना उस वक्त जब फरवरी में जो निकले खान साहब, ये सही कह रहे हैं। देखें, गुड फेथ में कैसे था? आपके रिजर्व स्टेट बैंक के 10 अरब डॉलर पे खड़े थे, 20 अरब डॉलर पे खड़े थे अगस्त 2021 में। हेल्दी सिचुएशन थी।
आपने IMF प्रोग्राम को मार्च 2021 से आपका रिव्यू पेंडिंग चल रहा था, आपने जो बजट दिया वो एक्सपेंशनरी बजट था, उसके ऊपर आपने मिनी बजट दिया। आपने मिनी बजट क्यों दिया 400 अरब का या पता नहीं 600 अरब का जनवरी में? क्योंकि आपको जरूरत थी मुल्क को जो है ऑन ट्रैक लाने के, और साथ ही आप जो है वो एमनेस्टी स्कीम आपने दे दी, आपने साथ ही जो है वो पेट्रोल सस्ता कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुकूमत जेब से सब्सिडी दे रही थी, और आपका यानी कि सऊदिया के बराबर आप रेट पे पेट्रोल ले आए थे। तो मुल्क को अगर आप उधार पे चलाना शुरू कर दें और खोखला कर दें, और फिर आप कहें कि अब आगे आपको फर्दर उधार लेना पड़ रहा है, आज हमें लेना पड़ रहा है उधार, लेकिन उधार देने वाले कह रहे थे कि हम आपको नहीं उधार देंगे अगर आप बिजली के रेट महंगे नहीं करेंगे, और अगर हम ना महंगे करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। तो आज हमारा कसूर है कि हमने बिजली के रेट महंगे किए, पेट्रोल महंगे किए, क्योंकि अगर हम ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता और यही बिजली ये पेट्रोल नायाब हो जाती है इस मुल्क में। तो ये जरूर हमारा कसूर है, और इस पे अगर तमाशा पीटीआई लगा रही है और इसके ऊपर उंगलियां उठा रही है, तो ये आप अवाम अक्लमंद है, शऊर रखती है कि वो समझे कि ये हमारी जो 2013 से 2018 की हुकूमत थी उसमें क्या हुआ, वो गवर्नेंस थी, या आज जो हम इनका गंद झाड़ू फेर के साफ कर रहे हैं और उसकी सियासी जो कॉस्ट है हम वो पे कर रहे हैं, वो क्या था। तो ये प्रोपोगेंडा मैं समझता हूं मईशत के ऊपर कम से कम ये हमारा फर्ज है कि हम मईशत पे सच्ची बात करें कि क्या हुआ था। बिल्कुल ठीक है। नज़ीर लगारी साहब, जरा कंपेयर कीजिएगा केपीके और पंजाब असेंबली को, दोनों को खान साहब ने डिसॉल्व करने की बात की है, तो केपीके पे तो सब साइलेंट है, पर पंजाब पे बड़ा फोकस है। सर, क्या इमरान खान साहब का जो अनाउंसमेंट है वो दिली तौर पे चाहते हैं कि दोनों असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएं, या खान साहब भी चाहते हैं कि इनको फेस सेविंग दी जाए और इसको उनका जो अनाउंसमेंट है उसको कोई कानूनी रास्ता रुकावट डालकर फेस सेविंग दे दी जाए खान साहब को? मुझे वाकई नहीं मालूम है कि फेस सेविंग क्या होती है और किस तरह से फेस सेविंग हो सकती है। इमरान खान कहें कि अगर मैं उनके सामने दस्तबस्ता होकर उनके पैरों में गिरकर अगर फेस सेविंग हो सकती है उनकी, तो मैं तो तैयार हूँ। ये लोग तैयार नहीं होंगे, सियासी लोग हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुल्क आगे बढ़े। मैं जो बात राना साहब ने भी इग्नोर की है, जो इस पूरे अमल में इग्नोर की जाती रही है, वो ये एक तो ये कि ठीक है, ये बताते हैं कि जी उन्होंने $46 बिलियन के कर्जे लिए थे अपने दौर में, जो 70% है पाकिस्तान की तारीख के मजमूई कर्जों का 70% इमरान खान साहब ने कर्जे लिए। लेकिन एक बात और जो नहीं बताई जाती है वो खतरनाक है, वो ये है कि इन्होंने ओपन मार्केट में हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जाकर कर्जे लिए थे। ये नहीं है इन्होंने कहा मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं दोस्तों के पास जाऊंगा। भाई बहुत दोस्त कौन है, कौन नवाजे गए, किन लोगों को अब इंटरेस्ट जो है डॉलरों का इतना बड़ी शरह के साथ, इतनी बड़ी शरह सूद के साथ वो इंटरेस्ट वापस करना है कि पाकिस्तान बोझ के नीचे पता नहीं कितने बरस लग जाएंगे उस सारी सूरत हाल में। आपको पता है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा था कि नहीं जाऊंगा मैं IMF के पास। असद उमर को छटक दिया था, कहा कि नहीं जाए। ये ओपन मार्केट में चले गए। ओपन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जाकर इन्होंने कर्जे लिए और इंटरेस्ट रेट इतना था, जब IMF के या दूसरे कर्जे आपको बहुत नैरो रेट्स पर मिल रहे थे। ये तस्दीक करेंगे, मेरी राना साहब बैठे हुए हैं, ये तस्दीक करेंगे कि इन्होंने जाकर हाईएस्ट रेट पर जो है वो कर्जे लिए और पाकिस्तान और मसाइल में अब तक दबा हुआ है। अच्छा चले कर्जे ले लिया आपने, तो उन कर्जों से पाकिस्तान का कुछ तो भला होता। आप एक फीता काट लेते, कहते कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये हमारी ओनरशिप है, ये हमारी मिल्कियत है, हमने इस काम को किया है, और एक रेफरेंस दायर करते हैं एहसान इकबाल के खिलाफ कि M5 में आपने किक बैक्स लिए हैं। वो चीन बताता है कि जी हमने बनाया, इसमें किसी ने और नहीं काम लिया, हमारी लेबर भी हमारे अच्छी है और हमारी मशीनरी भी हमारे थे, हम बना भी, हम इंजीनियर भी हमारे थे। और लेकिन ये कहते हैं नहीं वो इन्होंने बनवाया ही नहीं था, तो हमने बनवाया था। और ये कहते हैं कि फैसलाबाद लाहौर वो भी हमने बनवाया था, लाहौर पिंडी वो भी हमने ही बनवाया था। भाई ठीक है, अगर ऐसे आपने बनवा लिए हैं तो फिर पाकिस्तान भी आप ही ने बनवाया था, और पाकिस्तान में रेलवे का निज़ाम भी आप ही लाए थे, और पाकिस्तान में जो सारी तरक्की हुई वो आपने की, हम मान लेते हैं। हम समझते हैं कि इस तरह से सियासी मामलात नहीं चलते हैं। पाकिस्तान के लोग समझते हैं, हम भी अवाम में जाते हैं, हम भी लोगों में जाते हैं, हम भी लोगों से बात करते हैं। लोगों को ये, हाँ PMLN नाकाम हुई है, पीपल्स पार्टी नाकाम हुई है, PDM नाकाम हुई है, बुरे तरीके से नाकाम हुई है। वो एक सही नैरेटिव, जानदार नैरेटिव लेकर लोगों के पास नहीं जा सकी है, वो सहम कर बैठ गए हैं। क्या मैं नैरेटिव पे आता हूं, राना साहब भाई हैं, वो बहुत प्यारे भाई हैं। एक ब्रेक पे जाना है सर, एक ब्रेक पे जाना है। एक चीज बता दें कुरैशी साहब से, सर
बोल लें कुरैशी साहब, सुन रहे हैं आपको, मैं ब्रेक के बाद पूछ लूंगा, कुरैशी साहब से पूछ लें। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि सारी फतूहात को आपने गिन लिया, मुल्तान में 30,000 के मार्जिन को आपने नहीं गिना कि जनाब शहजादी ने मेरे बच्ची है हमारी, और उसने 69,000 वोट लिए और 1,10,000 वोट जो हैं वो अली मूसा गिलानी ने लिए। ये भी एक फर्क था। और इस तरह का यहाँ पर भी कराची में हमने देखा है, कराची में कलियर खान साहब, लगारी साहब, आपको ये पता है कि नदीम कुरैशी साहब ने मुल्तान के दोनों इलेक्शन में कैंपेन की है, इसका मतलब है आप मुल्तान से वेल अवेयर हैं सर। एक ब्रेक पे जा रहा हूं। वेलकम बैक। नदीम कुरैशी साहब, सर ओवर टू यू। जो लगारी साहब ने भी एक बात की और ये हस्ब रिवायत भी है कि परवेज़ इलाही साहब ने जरदारी साहब के साथ कमिटमेंट की, मिठाई भी खाई, सुबह वो आपके साथ हो गए। अगर ऐसे ही कोई मिस कमिटमेंट परवेज़ इलाही साहब ने कर दी, जो कि लगारी साहब कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब और खान साहब आर नॉट ऑन वन पेज, अगर ऐसा कुछ हुआ तो पंजाब की सारी सियासत जो है वो आपके हाथ से निकल गई। मतलब 180 मेंबर्स हैं बट आप बिल्कुल इररेलेवेंट होकर रह जाएंगे सर। कुरैशी साहब, देखिए, पंजाब में सारे काम तो अब लगारी साहब की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो सकते ना जी। ख्वाहिश रखना सबका हक है। आज लगारी साहब की आमद से एक बड़ा अच्छा हो गया कि राना एहसान अफजल साहब थोड़ा रिलैक्स हो गए। इनके जेहन में क्या लगारी साहब खुद ही जो है ना जी वो ये लफ्जी गोलाबारी जारी रखेंगे। मैं आपको दो चीजें गुजारिश करना चाहता हूँ बड़े एहतराम के साथ। एक तो अभी मेरे भाई राना एहसान साहब ने कहा कि जी फेटअप से हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला। यार ऐसा ना करें। जो शख्स काम करता है उसके क्रेडिट को, आपने सारी जिंदगी यही हाई जैकिंग की है। मतलब जो पॉलिटिकल हाई जैकिंग का कोई मौका आप हाथ से नहीं जाने देते। आप उस दौर के जो अच्छे काम हुए उसका क्रेडिट खुद लेते हैं, जो कोई गलती हो गई है उसका डिस्क्रेडिट आप इमरान खान को देते हैं। लगारी साहब ने एक और चीज फरमा दी कि जी इमरान खान साहब कोई आइडेंटिटी नहीं है पाकिस्तान के अब पॉलिटिकल सिस्टम में। भाई 17 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ वो फरिश्तों ने वोट डाले थे, और जो 16 अक्टूबर को इलेक्शन हुआ वो किसी जिन भूत ने आके वोट डाले थे। भाई आप एक तरफ अवाम के वोटों की तौहीन इस तरह से कर रहे होते हैं सिर्फ अपनी जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए या अपने तबसरे के लिए, कि आप नहीं समझते कि जिस शख्स ने इमरान खान को वोट किया इस 13 जमाती इत्तेहाद की मौजूदगी में, इलेक्शन कमीशन इनका, हुकूमतें इनकी, ताकतें इनकी, मीडिया के बड़े बड़े हाउसेज इनके साथ इंगेज, और पाकिस्तान का एक गरीब आदमी जिसको लगारी साहब से कहते हैं उसको कोई सेंस नहीं है, और जो लोग इमरान खान को वोट कर रहे हैं उनको कहीं से फंडिंग होती है तो वो वोट कर रही है। मतलब एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जिस मुल्क का अहले कलम, अहले फिक्र, अहले दानिश इस हद तक एक अवामी मॉब की तौहीन करे, इस पर इज़हार अफसोस हो सकता है। जिस रोज आप पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, मैं लगारी साहब से कमिटमेंट कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में, मैं इनको फोन करके बताऊंगा रात के 12 बजे के लगारी साहब देखें अवाम जीती है या वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जीता है। पाकिस्तान की अवाम का वोट पा रहा है। जनरल मुशर्रफ ने बड़ी कोशिश की थी कि बेनजीर भुट्टो के मॉब को रोका जाए मुस्लिम लीग काफ के जरिए। 2008 में पाकिस्तान के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के लोग इन सारी बातों को समझते हैं। आज मीडिया और सोशल मीडिया हर शख्स को बता रहा है कि ये सारी चालबाजियां। सर वेरी राइट कुरैशी साहब, मेरे सवाल का जवाब भी दे जाएं सर, लगे हाथों। जी परवेज इलाही साहब, खान साहब एक पेज पे नहीं है, और परवेज इलाही साहब के हाथ में सारी सियासत है पंजाब की, खान साहब के हाथ में नहीं है। आज आप हेपेटाइज हुए में लगारी साहब से। परवेज इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। अभी मैं भी और मोहम्मद इलाही साहब भी दोनों इमरान खान साहब के साथ थे। इंशाल्लाह ताला ये जो आज की मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट है और जो ये इस्लामाबाद के 24-25 किलोमीटर के कब्जे पे, इक़्तिदार के कब्जे पर, ये इस गुमान में है कि ये पूरे पंजाब को खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पंजाब ने पहले भी इनके दांत कटे किए सियासी तौर पे, और पंजाब में अब भी इनको शिकस्त फाश होगी। हमें 100% यकीन है कि इमरान खान का असेंबली तहकीर करने का फैसला बिल्कुल इस वजह से है, एक नुक्ते पर है कि हमें पाकिस्तान से अगर इन लोगों से छुटकारा हासिल करना है, पाकिस्तान की आवाम को इस 77 रुकनी फेडरल कैबिनेट से जो गुर्बत खत्म करने के नाम पर आई थी, पाकिस्तान के उन हुक्मरानों से जो महंगाई मार्च किया करते थे न्यूयॉर्क में, घूमे 2-3 दिन से, कौम पूछ रही है सोशल मीडिया पे, भाई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर न्यूयॉर्क गए थे, उनका राब्ता ही कोई नहीं किसी शख्स से, तो उसका वाहिद इस मुल्क में इंतखाब है। और जितनी दूर ये भागेंगे इंतखाब से अदनान, कितनी दूर ये पीपल्स पार्टी जो कहती थी अवाम ताकत सर, जिस परवेज इलाही पे बड़ा कॉन्फिडेंस है आपको, उन्होंने नेशनल टीवी पे बैठ के इमरान खान साहब को एहसान फरामोश कहा, इमरान खान साहब को के बारे में कहा कि उन्होंने जो गुफ्तगू की
परवेज इलाही साहब को बुरी लगी, उन्होंने कहा कि अगर दोबारा बाजवा साहब पे तनकीद करेंगे तो वो इमरान खान साहब को खुद जवाब देंगे। इतने हार्श लफ्ज इस्तेमाल करने वाले शख्स पे इस कदर एतमाद कैसे हो सकता है सर? देखिए, बात एतमाद की नहीं है, बात एक पॉलिटिकल अलायंस की है। मैं आपको पहले अर्ज कर दूं, हर शख्स का अपना सोचने का जाविया है, हर शख्स का अपना बात करने का जाविया है, हर शख्स का किसी भी शख्स के, किसी भी फर्द के बारे में अपना जाती एक्सपीरियंस है। मैं समझता हूं जब जनरल मुशर्रफ से यह क्वेश्चन किया गया था कि आपके दौरे इक़्तिदार में वो कौन सी चीज थी जिसको आप समझते हैं कि आपसे सबसे सख्त और बुरा फैसला हुआ, कौमी मफाद के नुकसान में हुआ, तो जनरल मुशर्रफ साहब साबिक सदर ने कहा कि इनको एनआरओ देने का फैसला, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ को एनआरओ देने का फैसला सर वेरी राइट, बदी वेरी थी। राइट। राणा साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स हो सकते हैं क्योंकि आखिरी पार्ट है हमारा। सर ये बताइएगा कि पंजाब की सियासत अगर सेटल्ड हुई तो मुल्क की सियासत सेटल्ड होगी, लेकिन मामला सेटल्ड होते दिखाई नहीं दे रहे सर। अगर यही अनसेटल्ड रही सिचुएशन तो इकॉनमी जो है वो बेहतर नहीं हो सकती, जिसकी इशारा बार बार लगारी साहब भी कर रहे हैं, आप भी इशारा कर रहे हैं बार बार, कुरैशी साहब को भी एतराज़ हो रहा है। तो ये सिचुएशन ख़राब हो रही है, ये संभालना कहीं ना कहीं वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी तो है ना सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो वफाकी हुकूमत ने जो इकदाम लिए हैं ये स्टेबिलिटी के लाने के लिए ही लिए हैं, और इसमें अगर हम नाकाम हो गए, आइनी हालात हैं ना, आइनी तरीका है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लेना, अगर इसमें हम नाकाम हो गए इस के अंदर अगर तो फिर यानी कि इलेक्शंस की तरफ हो जाएंगे, और अगर कामयाब हो गए तो फिर हुकूमत जो है वो पंजाब में चेंज हो जाएगी और स्टेबिलिटी आ जाएगी। प्रेशर आप पे खान साहब ने डाला है, उसको कहीं तो रिलीज करने की कोशिश होती है ना। आप एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाए। आपने वो तोशाखाना की वो घड़ी निकाली जिसका 20% वो जमा करा चुके हैं, मतलब कहीं ना कहीं वहां भी उनको कानूनी एज हासिल है सर। नहीं, कोई कानूनी एज नहीं है, वो रसीदें भी जारी निकली, वो मामलात इनके बहुत पेचीदा हैं। इमरान खान साहब को शक है कि वो नाअहल होने जा रहे हैं, शक ठीक है क्योंकि उनकी हरकत ऐसी हैं कि वो पकड़े गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं, फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, सीरियस केसेस हैं, और जो नैब इंक्वायरी कर रही है $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की, यही वो खतरा है जो उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाने दे रहा और जो वो इलेक्शन चाहते हैं। इमरान खान एनआरओ चाहता है कि इलेक्शन पहले आ जाएं, उसके जो केसेस खुले हुए हैं उसके नतीजे बाद में आए, या उनको वो मैनेज कर लें। इस खतरे की वजह से पूरी पाकिस्तान कौम को आगे लगाया हुआ है और कोशिश है कि पॉलिटिकल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नाकाम होंगे। ये जो इनकी जो चालें हैं पंजाब के अंदर, ये भी नाकाम होगी, कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहा, और अगर ये हो जाते हैं कामयाब तो एक कमेंट और कीजिएगा। पिछले एक हफ्ते 15-20 2 हफ्तों में बहुत खबरें आई और नैब और बाकी सब लोग प्रेस रिलीज दे थक गए कि आपकी पार्टी और पीपल्स पार्टी को हर तरफ से बरियत हुई, उनको बाइज्जत बरी किया गया, रिलीफ मिला। तो तकरीबन को 80% केसेस से तो आप लोगों ने अपने आप को रिलीफ दिया। आपने 8 महीनों में अपने आप को तो रिलीफ दिया, आवाम को रिलीफ नहीं दिया सर। नहीं, देखें, सबसे आवाम को रिलीफ देने की बात देखिए अदनान, ये अब ये टेक्निकल बात है। सर, मैं आपको अगर बताऊं कि यही नैब के काले कानून अगर हम जारी रखते, हम पूरी पीटीआई को अंदर कर देते एसेट बियॉन्ड मीन्स के ऊपर, पूरी क़यादत को 6-6 महीने के लिए अंदर कर देते, 2-2 साल के लिए अंदर कर देते, बगैर सिर्फ यही कहना था इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी का बहाना जिस तरह करके इन्होंने हमें अंदर किया, हमने कर दिया। हमने नैब को जो है वो एक पॉलिटिकल आला बनाने से रोका है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से रोका है। हमारे पे तो 4 साल इन्होंने पूरी तोपें चलाई, कुछ साबित नहीं कर सके। हमने ये क्रेडिट आप हमें देंगे, जिसको कहते हैं ना NRO 1 NRO 2, ये क्रेडिट है हमारा कि हमने उस काले कानून को इस्तेमाल नहीं किया इनके खिलाफ। हम कर सकते थे, हम पूरी क़यादत को अंदर कर सकते थे, हमें कोई केस बनाने की भी जरूरत नहीं थी। नैब के अंदर इंक्वायरी के मद में इनको अंदर कर देते, सारी ये क़यादत अंदर होती। हमने नहीं किया, हमने ये काम नहीं किए। हमने इस मुल्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर ये जो सियासी इंतकाम नैब जिसके लिए इस्तेमाल होती थी, मशहूर थी ब्लैकमेलिंग के जरिए, वो हमने नहीं किया, उस रवायत को तोड़ दिया। तो ये क्रेडिट जहां इनको हमें देना चाहिए, ये तमाशा लगा रहे कि NRO 1 NRO 2 NRO इनको चाहिए। वेरी राइट। लगारी साहब जरा क्योंकि आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स है सर। इमरान खान साहब के जब हम पर्सनैलिटी पे बात करते हैं तो अपोजिशन के पास सिर्फ तोशा खान है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और जो बड़ी हद पे तीर मारा गया पिछले को 8 महीनों में, उसमें बड़ा दुख होता है सर कि इमरान खान साहब को मतलब उनकी करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई, वो जिसकी तरफ से मर्जी की गई। बट खान साहब या कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, उसको मतलब कुछ और नहीं बचा तो उसका करैक्टर बचा है सर। कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं सर। साबिक चेयरमैन नैब ऑन रिकॉर्ड हैं कि अगर मैंने इमरान खान हुकूमत के मामलात खोले तो हुकूमत गिर जाएगी। तो ये बात आपके तमाम सवालों का जवाब है। मैं एक और ख़बर आपको देना चाहता हूँ सर, हमारा यहाँ इसका जिक्र नहीं हुआ है। कल
IMF की सरबरा मोहतरमा ने ये बताया है कि चीन इस बात पर रजामंद हो गया है कि वो कर्ज लेने वालों और कर्ज हासिल करने वालों और कर्ज देने वालों के दरमियान एक डायलॉग का सिलसिला शुरू कर रहा है। आप दुआ करें कि चीन अपनी इस कोशिश में कामयाब होगा। उसको IMF ने वेलकम किया है और उन इदारों ने भी वेलकम किया है जो बड़े बड़े कर्ज देकर बैठे हुए हैं। और ये श्रीलंका का मामला भी है, ज़ाम्बिया का मामला भी है, पाकिस्तान का मामला भी है। ये मामला सेटल होने की तरफ जा रहे हैं। और ये बाकी ख़ुद IMF को भी, IMF ने कल ही जो है वो $3 बिलियन का मिस्र के लिए पैकेज का ऐलान किया है, जो 40 जो है इंस्टॉलमेंट्स होंगी और पहली इंस्टॉलमेंट्स भी चल रही है और वो इस पूरे 3 साल में उसने पूरा करना है। और ये जो है एक बड़ा पैकेज उसके पास गया है। और बाकी जो लैंडर्स हैं, जो कर्जा देने वाले हैं, उन्होंने भी तकरीबन 10 से 15 अरब के डॉलर के दरमियान जो है वो भी अपने उन्होंने दिया है कि हम इंटेंशन के ये करने जा रहे हैं। आपकी तरफ भी ये जो कर्ज़ों का बोझ है वो आप हल्का करें, लेकिन अपने पाँव पर खड़े होने के लिए, सांस लेने के लिए आपको एक मौका आने वाला है। और मैं समझता हूँ कि उससे हुकूमत को फ़ायदा उठाना चाहिए। एक बड़ा डायलॉग होने वाला है और उसकी मेज़बानी चीन कर रहा है। और चीन उन लोगों का जो कर्ज़े ले चुके हैं और उन लोगों का जो कर्ज़े दे चुके हैं उनके दरमियान एक डायलॉग का बंदोबस्त कर रहा है। मेरी तरफ से ये ख़बर है और मैं समझता हूँ कि ये ठीक हो। बाकी ये कि ना मालूम जब्बा केस खुला, हमें मालूम ही नहीं हुआ कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो कैसे दी गई। ना BRT केस खुला, उसके लिए तो गए, अदालतों में गए, नैब में गए, हर जगह गए और कहा कि स्टे दे दो। हेलीकॉप्टर के मामले में कानून साजी कर ली कि जी ऐसे मर्जी आएंगे, रक्शे की तरह चलाएंगे, उसको कर लो जो करना है, वो सब कुछ है। और बहुत सी और चीज़ें हैं। वो असल बात यह है कि गालिब ने एक शेर कहा था कि भरम खुल जाएगा जालिम तेरी कामत की दराजी का, अगर इस तुर्राए पेचो खम से पेचो खम निकले पता चल जाएगा। मैं तो इन लोगों से जो इलेक्शन से सोच रहे हैं कि जी ना हूँ, इलेक्शन होने दें, इलेक्शन से सब कुछ खुल जाएगा। वेरी राइट सर, बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मौजूद में, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।